नमस्कारम। करें स्वीकार संजय श्योरान का। आज 9 सितंबर को रीट L2 शिक्षक परीक्षा जो है उसमें हिंदी, सिंधी और पंजाबी 3 विषयों का अंतिम परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। विधवा, परित्यक्ता अर्थात डाइवोर्सी और दिव्यांग श्रेणी के बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। किस कारण से उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है और अब उनके लिए अंतिम चयन की सूची में शामिल होने के लिए क्या करना होगा और जिस वजह से उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है उसके लिए एडवर्टीजमेंट के नियम क्या कहते हैं। 7 दिन का समय दिया गया है उन्हें अपना पक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए, और बाकी विषयों का रिजल्ट भी कब आएगा इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस पीडीएफ फाइल की जिसमें दस्तावेजों की कमी के कारण अपात्र किया गया है। 2 शब्द हैं, एक तो है अपात्र, एक है प्रोविजनल। अपात्र का मतलब है कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है और अभ्यर्थी का नाम है, उसका रोल नंबर है और उसके सामने रीज़न भी दिया गया है कि आखिर किस कारण से आपको अपात्र किया गया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी विद्यार्थी का नाम सार्वजनिक नहीं हो। हालांकि ये पीडीएफ सार्वजनिक हो चुकी है लेकिन फिर भी गोपनीयता भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने के कारण मिनिमम मार्क्स ही नहीं है। स्नातक में ऐच्छिक विषय अर्थात बीए एडिशनल के भी बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है वो प्रोविजनल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि बीए एडिशनल का जो मामला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये अलग अलग कारण हैं हर विद्यार्थी के, लेकिन कुछ कारण जो थे वो कारण मुझे बहुत चौंकाने वाले लगे कि आपके जैसे कि मान लीजिए मिनिमम मार्क्स ही नहीं है किसमें, रीट परीक्षा में। एक मैं देख रहा था टीएसपी की फाइल को, तो टीएसपी में जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी 60% अंक रीट में होने चाहिए थे, ये नियम था। तो मैंने एक टीएसपी के विद्यार्थी का देखा तो वो जनरल से था टीएसपी का जनरल, क्योंकि टीएसपी में भी तो जनरल कैटेगरी है ना, तो उसके 60% अंक ही नहीं है। अब वो तैयारी कर रहा है, उसने एग्ज़ाम दिया, उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और अब जो है उसे अपात्र कर दिया गया है और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं है, क्योंकि डिटेल एडवर्टीजमेंट जो आया जो लगभग 80-90 पेज का था उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि टीएसपी में किस कैटेगरी के विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक होंगे। सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत बदनाम यूनिवर्सिटी झुंझुनू की रही है, उसके विद्यार्थी भी डिस्क्वालीफाई किए गए, अपात्र किए गए हैं, क्योंकि सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने जो डिग्रियां दी उसके लिए एनसीटी से मान्यता ही नहीं ली। तो ये भी बड़ा विवादास्पद विषय है। यह जो लिस्ट है ये उसकी है जिनको प्रोविजनल किया गया है। वो जो पहले वाली लिस्ट थी वो तो थी अपात्र की, जिसमें 200 से अधिक कैंडिडेट को कुछ कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अपात्र कर दिया गया। ये लिस्ट है, ये 27 पेज की पीडीएफ है और 500 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो भी इसमें प्रोविजनल हैं, जिसके प्रमुख कुछ कारण को हम देखेंगे। इसमें भी अतिरिक्त विषय से जिन्होंने स्नातक किया है अर्थात जिन्होंने बीए एडिशनल किया है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी विषय से आपने एग्ज़ाम दिया, आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन हिंदी आपके स्नातक में नहीं थी, उसके पश्चात आपने अतिरिक्त विषय अर्थात बीए एडिशनल किया। 1 वर्ष में आपने 6 जो पेपर हैं, फर्स्ट ईयर के 2 पेपर, सेकेंड ईयर के 2 पेपर, फाइनल के 2 पेपर, इस प्रकार से 6 पेपर की परीक्षा दी और आपने वो एडिशनल कर लिया। तो एडिशनल वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि दिव्यांग, विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो आउट ऑफ स्टेट होने के कारण भी उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट उल्लेख है कि आउट ऑफ स्टेट वीआईडी का मतलब हो गया विडो, आउट ऑफ स्टेट पीएच अर्थात फिजिकली हैंडीकेप दिव्यांग की बात हो रही है। यहाँ समझने वाली बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने चाहे विडो हो, डाइवोर्सी हो
दिव्यांग हो, इनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है वे अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, अर्थात राजस्थान का मूल निवासी नहीं होने के कारण विडो, दिव्यांग, डाइवोर्सी इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। इनके लिए रीट का जो डिटेल एडवर्टीजमेंट था वो क्या कहता है उसको हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 16 दिसंबर 2022 को जो L2 परीक्षा हुई थी कक्षा 6 से 8 के लिए, उसके लिए विज्ञापन डाला गया था। और इसमें देखिए आप, ये पदों का वर्गीकरण है। और यहाँ पर जो मैं भी बता रहा था कि एक विद्यार्थी जो TSP कैटेगरी से था, TSP क्षेत्र से था, ट्राइबल सब प्लान, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िले और कुछ जिलों की तहसीलें शामिल हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य और आरक्षित वर्ग का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो नॉन TSP से हो या TSP से हो, उन दोनों को 60% अंक जो है वो होने चाहिए। किसमें? रीट में। उसके बाद ST कैटेगरी का, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कैटेगरी का अभ्यर्थी है, यदि नॉन TSP से तो उसे 55% अंक चाहिए। और यदि शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कैटेगरी का अभ्यर्थी है और वो TSP का है तो उसे केवल 36% अंक चाहिए थे। बाकी पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6, इनमें चाहे आप TSP के हों या चाहे आप नॉन TSP के हों, इनके लिए समान नियम थे। अर्थात SC, OBC, MBC, EWS, ये चाहे TSP के हों या नॉन TSP के 55% अंक चाहिए। समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक, किसी भी कैटेगरी की विधवा हो, डाइवोर्सी हो, एक्स सर्विसमैन हो, जो एक्स आर्मी मैन की बात कर रहे हैं वो हों, इन सब के लिए 50% न्यूनतम प्राप्तांक रीट में होने चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 40% था। और शहरिया व्यक्ति जो शहरिया क्षेत्र में आते हैं, जिसमें 12 प्रमुख रूप से है, उनके लिए था केवल 36%। अब आप इसे समझिए, यदि आप TSP से हैं और आपके 90 नंबर होने चाहिए थे, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके 89 हैं तो इसका मतलब है आप नियमों के अनुसार पात्र ही नहीं हैं। और ये सब कुछ 16 दिसंबर 2022 को ये विज्ञापन जारी हुआ। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, 16 दिसंबर 2022 को जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख एकदम स्पष्ट किया गया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि आज रात को 9 बजे आप इस पर सवाल कर पाएंगे। और समय रहा तो कल भी आप जो है रात को 9 बजे उस टेलीग्राम ग्रुप पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितनी जानकारी और समझ है उनके अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं वो दिव्यांग या डाइवोर्सी या वीडो कैटेगरी की महिलाएं जो अदर राज्यों की हैं, उनके लिए क्या कुछ नियम है। अब यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, ये ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, और इनके लिए स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही भूतपूर्व सैनिक का लाभ मिलेगा। अर्थात यदि आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और उससे संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं राजस्थान के मूल निवासी होने का, तो ही आपको भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में दिए गए लाभ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु। यहाँ उत्कृष्ट खिलाड़ियों में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो हैं उन्हें ही उत्कृष्ट खिलाड़ी अर्थात स्पोर्ट्स कोटा जो हैं उसमें वो लाभ लेने के लिए पात्र हैं। और स्पोर्ट्स कोटे का लाभ लेने के लिए भी स्पष्ट यहाँ दिया गया है कि क्या टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम होगा, कौन सी संस्था यदि उसका आयोजन करवाती है
तो वो पात्र हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक वैलिड दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाने के कारण, प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाने के कारण उन्हें बाहर किया गया है। तो ये सारे नियम उल्लेख हैं। अब बात आती है दिव्यांगजन के लिए जो प्रावधान है। इन प्रावधानों को मैंने पूरा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। दिव्यांगजन के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, ये नियम दे रखे हैं, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है कि दिव्यांगजन की श्रेणी का लाभ लेने हेतु आप राजस्थान के मूल निवासी हों। ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि यदि कोई अभ्यर्थी जो दिव्यांग है और वो यदि राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो भी उसे लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं उनको भी शामिल किया गया है, जबकि इससे पहले आरपीएससी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उन दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता रहा है जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है। 2 पेज की एक पीडीएफ भी जारी हुई है जिसमें कि जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं है प्रोविजनल लिस्ट में वगैरह वगैरह उनका उल्लेख है। वहाँ भी कहीं पर ये उल्लेख नहीं है कि दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्ता इनके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। तो ये दिव्यांगजन के सारे नियम हैं और इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अब चलते हैं पेज नंबर 14 पे, जहाँ पर विधवा और डाइवोर्सी कैटेगरी के संबंध में जो है नियमों का प्रावधान है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि परित्यक्ता, विधवा, ये उल्लेख यहाँ पर है और ये बताया गया है कि आप विधवा श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको ये प्रमाणित करना होगा कि अमुक व्यक्ति की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है और वो अमुक व्यक्ति आपका पति था। दूसरा, विधवा के बाद में परित्यक्ता और विवाह विच्छिन्न अर्थात डाइवोर्सी के लिए भी स्पष्ट उल्लेख है कि विवाह विच्छेद की डिक्री या फिर आदेश प्रस्तुत करना होगा, तभी आप इस कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर भी इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधवा या फिर परित्यक्ता, तलाकशुदा, इन कैटेगरियों के लिए भी कहीं पर भी इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में ये उल्लेख नहीं है कि विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को उन्हीं को लाभ मिलेगा जो राजस्थान की मूल निवासी हैं। ऐसा कुछ भी डिटेल एडवर्टीजमेंट में उल्लेखित नहीं है। कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि विधवा और परित्यक्ता यदि राजस्थान से बाहर की हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा उल्लेख इस एडवर्टीजमेंट में कहीं पर भी नहीं है और पूर्व की भर्तियों में आरपीएससी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को जनरल श्रेणी में शामिल करते हुए, चाहे वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हो, उन्हें जो है वो नियुक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है। और उसके बाद यह समझना भी जरूरी है कि साफ दिया गया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण और जो कारण उल्लेखित उनके कारण बोर्ड कार्यालय में 7 दिवस के अंदर व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें कि साहब आप जो है वो किस प्रकार से पात्र हैं, उसमें आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें ये उल्लेख करना होगा कि साहब मैं पात्र हूँ और मुझे प्रोविजनल में डाला गया है। दूसरा, ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है ये मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो पेज उल्लेखित है आपकी कैटेगरी का, दिव्यांग का, विधवा का या फिर अन्य कैटेगरी का, वो आप उसका एक प्रिंट निकलवा लें। तीसरा, आप अपनी मार्कशीट जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी हुई है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएं। और चौथा जो है, कट ऑफ जो आई है, जो कट ऑफ जारी की गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उस कट ऑफ की भी एक कॉपी लगा दें जिससे
आधार कार्ड वगैरह उसकी भी कॉपी तो लगनी ही है। ये 5-6 चीज़ें आप लगा देंगे तो ये आपका प्रार्थना पत्र जो है वो बोर्ड के पास आप जमा करवाएं, व्यक्तिशः अर्थात खुद जाएं, बहू के हाथ चोर ना मरवाएं और जाकर अपनी बात रखें कि किस प्रकार से आप पात्र हैं, और फिर आपके उस प्रार्थना पत्र पर जो है वो विचार किया जाएगा। हेल्प डेस्क जो है वो लगा दी गई है, ऐसा सुनने में आया था, वीडियो में देख रहा था किसी का, वहाँ आपकी आपत्तियाँ जो हैं कमी के कारण प्रोविजन लिस्ट में जिनको जारी रखा गया है उनको है। अब ये देखिए संयोग से 30 नंबर का, तो इन प्री रीट बिलो 90 मार्क्स, अर्थात इन्होंने रीट में इनके 90 अंक ही नहीं थे। ये जनरल कैटेगरी से हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन रीट में 90 नंबर ही नहीं थे, अर्थात ये पात्र ही नहीं थे। जिस दिन रीट का रिजल्ट आया उसी दिन ये पता चल गया था कि भाई इनके 90 अंक नहीं है, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और इनकी पात्रता पहले से नहीं थी। तो ये आपके लिए कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने, जिससे कि आपको कुछ आसानी हो। ठीक इसी प्रकार की बात जो है वो लिखी गई है जिनको अपात्र किया गया है उस पीडीएफ के लास्ट में। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर, कल तो संडे है, मंडे को आप अपने सारे दस्तावेजों के साथ जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड में अपना प्रार्थना पत्र जमा करवाएं और उसके बाद देखें कि क्या अपडेट होती है। कोई सवाल हो तो आपका सवाल आमंत्रित है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और रात को 9 बजे वहाँ आपके सवाल हैं तो मिलते हैं। और हाँ, बीए एडिशन वाले जो हैं उनको भी पात्र में रखा गया है, तो अब उन्हें भी ये देखना होगा कि वो अपना पक्ष किस प्रकार से रखें। धन्यवाद।